डॉक्टर साहब, हेल्थ जी जागरण में आपका फिर से स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, आपने पहला प्रश्न पूछा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर आनी है, उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था तब भी उसकी करीब 4 लहरें आई थी। लगभग 5 से 10 करोड़ के बीच में लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारे देश में भी लगभग उससे 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ये बात है 1918 के आसपास की। 100 साल बाद उसी तरह बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है दुनिया। 200 से ज़्यादा देश प्रभावित हुए हैं और दुनिया के कई मुल्कों में तीसरी लहर भी आ चुकी है। हमारे देश में तो अभी दूसरी लहर समाप्त होने की ओर अग्रसर है। देखिए, तीसरी लहर आएगी और कितनी खतरनाक होगी ये हमारे आपके ऊपर अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। हम चाहेंगे तो जरा सी आएगी, जैसे कोई घर पे दस्तक देता है और दरवाज़ा आप खोलते हैं, नमस्ते होता है और फिर वो पूछता है कि वो पिताजी आपके हैं, हम कह देते हैं नहीं है और वो दस्तक दे के चला जाता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आगंतुक ने दस्तक दी, आपने ड्राइंग रूम में बिठाला, चाय नाश्ता कराया और उसके बाद चला गया। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो आपके घर में घुस जाए और परमानेंट गेस्ट बन के रहने लगे। तो ये हमारे आपके आगे के 3 महीने का व्यवहार कैसा रहेगा इस पर निर्भर करता है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मिलने पे नमस्ते करना, हाथ धोते रहना, बाहर निकलने पे मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाना, ये अगर हम प्रचलन में लाते रहेंगे तो तीसरी लहर हो सकता थोड़ी बहुत आए, लेकिन इतनी भयावह नहीं होगी जितनी कि दूसरी लहर हुई है। दूसरी बात, कितना बढ़ चढ़ कर हम टीकाकरण में हिस्सा लेते हैं, कितना ज़्यादा संख्या में हम टीकाकरण करवा लेते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। टीकाकरण अर्थात हमारे देश में या किसी भी देश में जब तक 70-80% लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता है, जो कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है, तब तक हम कह नहीं सकते कि हाँ ये हमारा देश जो है वो कोरोना फ्री हो गया या नहीं हो गया। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, अभी इजराइल कोरोना फ्री हुआ है। उसने 81% जनसंख्या को टीकाकरण करा लिया था और उसके बाद वो कोरोना फ्री स्टेट डिक्लेयर हो गया। लोगों के मास्क भी उतर गए, लोग हंसी खुशी मिलने भी लगे, मतलब प्री कोविड बिहेवियर जैसा हो गया उनके यहाँ। लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी है, 90 लाख के करीब जनसंख्या है, तो उसका 81% टीकाकरण कराना बहुत बड़ी बात नहीं थी, आसानी से हो गया। हमारा देश एक बड़ा देश है, 135 करोड़ की जनसंख्या और उसमें 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना आवश्यक है। 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण का मतलब 180 करोड़ डोज, और 180 करोड़ डोज का मतलब होता है बहुत कुछ। अभी 25-26 करोड़ लोगों को डोजेज लगी हैं, तो अभी 160 155 करोड़ के करीब डोजेज लगना बाकी है। और जैसा कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक शायद टीकाकरण पूरा हो जाए हर्ड इम्यूनिटी के लिए, लेकिन जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें खतरा बना हुआ है। एक और चीज़ है, 18 साल से नीचे के जो लोग हैं उनको टीकाकरण अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि हमारे देश में जिन्होंने कोवैक्सीन वैक्सीन बनाई है, भारत बायोटेक, वो कंपनी, उसका ट्रायल चल रहा है और 18 से 12 से के उम्र के नीचे भी बच्चों पर, इन पर भी ट्रायल अभी जारी है। और एक बड़ा समूह है गर्भवती महिलाओं का, उनको भी अभी टीकाकरण की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि विदेशों में, कई देशों में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की अनुमति मिल चुकी है। हमारे देश में प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी टीका हमारे देश में इजाज़त मिल जाएगी। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है और टीकाकरण जारी है। तो ये दूसरा एक कारण और है कि ग्रामीणों में अभी वो उत्साह नहीं देखा गया है, उनके यहाँ टीकाकरण भी अभी बहुत प्रभावी ढंग से नहीं रह पाया है। और अभी हमने दूसरी वेव में देखा कि ग्रामीण भी काफ़ी इससे ग्रसित हुए थे, तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है। तो उनका हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो ग्रामीण जनता का हमें विशेष ध्यान देना होगा टीकाकरण का। और जैसे ही बच्चों की वैक्सीन आती है तो बच्चों के टीकाकरण का भी हमें विशेष ध्यान देना होगा, तब जाकर हम जो है वो हार्ड इम्यूनिटी इस देश में पा पाएंगे और कोरोना से पार पा पाएंगे। दूसरा, आपने पूछा है कि दूसरी लहर ज़्यादा घातक थी लेकिन जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। आप पुराना इतिहास में फिर बताऊंगा कि स्पेनिश फ्लू जब आया था तब भी सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो फैलाव आता है वो पहली लहर में आता है। यानी सब दुनिया में ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें पैंडेमिक में इन्वॉल्व होती है और लंबे समय तक ये रहता है, इसको काबू में कर पाना मुश्किल होता है। दूसरी लहर जो आती है वो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमारा उचित नहीं रहा,
और हम जो है लापरवाही में चले गए, इसलिए आई थी। लेकिन जो भयावह थी वो इसलिए थी क्योंकि इस बार के स्ट्रेन भी बदले हुए थे। इनकी जो संक्रामक क्षमता थी वो ज़्यादा थी और इनकी जो एक दूसरे को फैलाने की क्षमता, जिसको हम संक्रामक क्षमता कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत तेज़ी से फैला। इसीलिए और इसलिए अब आपने कहा कि ये जल्दी क्यों ख़त्म हो गई? जल्दी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि सरकार ने, जब लोगों ने देखा कि अरे धड़ाधड़ मृत्यु हो रही है, बहुत ज़्यादा अस्पताल में प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, तो लोगों का व्यवहार जो है वो हो गया और काफ़ी जगह लॉकडाउन लगा दिया गया और काफ़ी जगह जो है वो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, डे कर्फ्यू, इस तरह के प्रावधान ज़्यादा हुए और पैरेलल हमारा टीकाकरण भी बढ़ा। तो जब वायरस एक्चुअली जो ये होता है, तीसरा प्रश्न आपने पूछा भी है लाइफ साइकिल के बारे में, तो कोविड की लाइफ साइकिल, वायरस की लाइफ साइकिल 28 दिन की होती है बस। 28 दिन में कोरोना अपने आप समाप्त हो जाता है। अब अगर इस 28 दिन के दौरान कोरोना को नए नए होस्ट मिलते रहते हैं तो नए नए शरीरों में प्रवेश करता रहता है, उनके फेफड़ों में जाता रहता है, निमोनिया पैदा करता रहता है और उसमें मल्टीप्लाई करता रहता है। लेकिन अगर हम मास्क लगा के रहेंगे, हम शारीरिक दूरी बना के रहेंगे, हम बार बार हाथ धोते रहेंगे, मिलने पर हाथ नहीं मिलाएंगे। अब कई बार जनवरी 2021 में लोग मिले तो उन्होंने देखा कोरोना कम हो गया तो ऐसे हाथ मिलाया, 15 मिनट तक हाथ ही मिलाते रहे, जैसे कुंभ में पिछली बार बिछुड़ गए थे तो कुंभ के बाद मिले हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि 28 दिन की कोरोना साइकिल है और इसमें जब तक जीवित शरीर इसको कोरोना को नहीं मिलता है तब तक ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। अभी संख्या देखिए धीरे कम हो गई, 4 लाख प्रतिदिन से ऊपर गई थी 2 महीने पहले और अब लगभग जो है वो 50-60 हज़ार प्रतिदिन पे आ गई है और भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी फरवरी में हमारे केसेस 8,000 पर डे देश में के नीचे आ गए थे, लेकिन जैसे हमने लापरवाही की तो ये बढ़ने लगा। तो अभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ भाड़ से बचें। और एक चीज़ और है, 3 महीने हैं खास तौर पर, तो इन 3 महीने में हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करते रहें और फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों से बचें। बारिश में तो वैसे ही कहते हैं बाज़ार का खाना ना खाएं, नहीं तो डायरिया, लूज मोशन, ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। तो घर का बना हुआ खाना खाइए, एक फल ज़रूर खाने में इस्तेमाल करिए, हरी सब्जी ज़रूर इस्तेमाल करिए, दाल और दूध ज़रूर इस्तेमाल करिए, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती रहेगी। थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करते रहेंगे तो भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती रहेगी। और हाँ, एक ज़रूर जो बहुत कारगर हुई है वो हुई है सब डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है कि वो आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलैक्सिस जैसा बताया गया वो करते रहें और पानी उबाल के भाप लेते रहें। भाप तो देखिए बहुत सिंपल है, सब कोई ले सकता है, तो सब लोगों को लेना चाहिए। और बच्चों से मेरा खास तौर पे है कि घर में मम्मी बनी हुई, आंटी की बनी हुई चीज़ें खाएं। देखिए समस्या जब तक आंटी